जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। हाँ जी दोस्तों, लुसेंट के सीरीज में ये हमारा दूसरा टॉपिक होगा कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल का। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जैसे ही 1757 की प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद अंग्रेजों का भारत में धीरे धीरे शासन स्थापित होने लगता है। उसी क्रम में सबसे पहले उनके अधीन आता है बंगाल। हालांकि प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था, ठीक है। तो जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और बंगाल पे अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। और जैसे ही अंग्रेजों का बंगाल पे कब्जा होता है, उसके बाद वहां पे एक तरह से पहला गवर्नर नियुक्त किया जाता है, जिसका नाम रहता है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव कुछ सालों तक गवर्नर के पद पे कार्य करता है। उसके बाद कुछ और भी गवर्नर आते हैं, जैसे बरेलास्ट हो गया, पोर्टियर हो गया, वारेन हेस्टिंग हो गया। ये सब बंगाल के गवर्नर के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद 1773 ईस्वी में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो पहले बंगाल के गवर्नर का पद था, उसको समाप्त करके अब बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नियुक्त किया जाता है। अब गवर्नर जनरल के पद के तहत क्या किया जाता है, तो मद्रास और मुंबई वाले जो हिस्से हैं, उसका भी एक तरह से गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन ही रख दिया जाता है। यानी 3 क्षेत्रों का एक ही व्यक्ति अब गवर्नर बन सकता था, इसलिए उस पद का नाम गवर्नर से चेंज करके गवर्नर जनरल कर दिया गया था। जनरल मतलब जनरली तौर पे 3 क्षेत्र का एक तरह से वो गवर्नर रहेगा। ओके, तो उसको कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल भी माना जाता था। तो इस तरह कंपनी के अधीन कहिए या बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाला जो व्यक्ति था, वो था वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल जो गवर्नर जनरल के रूप में शुरू होता है, वो शुरू होता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, यानी 1774 ईस्वी में। और 1785 ईस्वी तक वो गवर्नर जनरल के पद पे कार्य करता है। उसके बाद बहुत सारे गवर्नर जनरल आते हैं, जैसे कार्नवालिस का भी शासनकाल आता है, वेलेजली का भी आता है। ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में कर लिया है। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो लॉर्ड मिंटो प्रथम, जो 1807 ईस्वी में गवर्नर जनरल बनता है और 6 सालों तक 1813 तक गवर्नर के पद पे कार्य करता है। तो इसके द्वारा जो कार्य किए गए थे वो चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद जितने भी गवर्नर जनरल आएंगे उनका कार्यकाल, उनके द्वारा किए गए कार्य का भी हम लोग साथ में चर्चा करते चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम जो 1807 में गवर्नर जनरल बनता है और 6 सालों तक 1813 ईस्वी तक गवर्नर के पद पे रहता है। इसके समय में एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ था, वो था अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में 26 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुआ था। ओके, इसमें जो अंग्रेजों की तरफ से मध्यस्थता कर रहा था वो था चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ। तो अमृतसर की संधि इसी के शासनकाल में हुआ था 1809 ईस्वी में। और इसी के समय में एक चार्टर एक्ट आया था, जिसका नाम था चार्टर एक्ट 1813। ओके, इसके तहत भारत में बहुत सारे नए सुधार भी किए गए थे, कुछ नए कानून भी लागू हुए थे भारत में। उसके बाद शासन आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स का। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स अलग था, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है, ठीक है, जो 10 सालों तक गवर्नर के रूप में कार्य करता है 1813 से 1823 ईस्वी तक। ओके, इसी के समय में आंग्ल नेपाल हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध जो 1814 में शुरू होता है, 1816 तक चलता है। और 1816 में एक संधि होती है अंग्रेज और नेपाल के बीच। आंग्ल नेपाल मतलब अंग्रेज और नेपालों के बीच युद्ध हुआ था 2 सालों तक। 1816 में एक संधि होती है जिसका नाम रहता है संगोली की संधि, जो गोरखा और अंग्रेजों के बीच हुई थी। और उस संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हो जाता है, ठीक है। आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हो जाता है, ठीक है। मार्च 1816 में अंग्रेज एवं गोरखों के बीच एक संधि होती है जिसका नाम रहता है संगोली की संधि। इसी के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि संगोली की संधि कब हुई थी या आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं, इसी के समय में प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया था और प्रेस के मार्गदर्शन के लिए कुछ नियम भी बनाए गए, ठीक है। इसी के समय में 1822 ईस्वी में एक एक्ट आया था जिसका नाम था टेनेंसी एक्ट।
टेनेंसी एक्ट यानी काश्तकारी अधिनियम। काश्तकारी अधिनियम के तहत क्या किया जाता था, तो जमीन के जो वास्तविक किसान थे उनको एक पट्टा के तौर पे रसीद वगैरह भी इसी के तहत देना शुरू कर दिया गया था। ओके, तो इसी के समय में 1822 ईस्वी का टेनेंसी एक्ट आता है, जिसको काश्तकारी अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब बात करते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट का। लॉर्ड एमहर्स्ट, ओके, इसका शासनकाल शुरू होता है 1823 ईस्वी में और 5 सालों तक 1828 ईस्वी तक रहता है। अब इसके समय में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए थे तो वो बात कर लेते हैं। तो इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा यानी अंग्रेज और म्यांमार। बर्मा का आधुनिक नाम जो है वो म्यांमार है। तो अंग्रेज और म्यांमार के बीच जो युद्ध हुआ था उसी को आंग्ल बर्मा युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 1824 से लेके 1826 ईस्वी तक यानी 2 सालों तक ये युद्ध चलता है। और 2 साल बाद 1826 ईस्वी में एक संधि होती है अंग्रेज और बर्मा के बीच, जिसका नाम रहता है यांडवू की संधि। यांडवू की संधि के द्वारा ही ये युद्ध समाप्त हो जाता है। तो 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडवू की संधि हुई थी। अब बात करते हैं 1824 में बैरकपुर, वही बैरकपुर है जहां से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। यानी 1857 की क्रांति शुरू से होने से पहले वहां पे कई बार सैनिक विद्रोह हो चुके थे। उसी में 1824 में भी एक सैन्य विद्रोह हुआ था इसी के शासनकाल में। ठीक है, इसी के लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में ही बैरकपुर में एक सैन्य विद्रोह भी हुआ था। ओके, अब बात करते हैं तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक की। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जिसका शासनकाल 1828 ईस्वी में शुरू होता है और 1835 ईस्वी तक यानी कि लगभग 7 सालों तक इसका शासनकाल रहता है। इसके शासनकाल में महत्वपूर्ण एक घटना ये घटी थी कि जो पहले गवर्नर हुआ करते थे वो या तो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से जानते थे, या कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के नाम से जानते थे। लेकिन इसी के समय में 1833 का एक अधिनियम लाया जाता है और उस अधिनियम के द्वारा जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था या कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाला जो व्यक्ति था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। या बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में। तो 1803 ईस्वी में यह मद्रास का गवर्नर था। 1803 ईस्वी में ये मद्रास के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया था। 1833 ईस्वी में 33 का एक चार्टर एक्ट आता है और इस एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। इसी की बात तो कर रहे थे, ठीक है, कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल जो बनता है वो रहता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन जाता है। एक नोटेड पॉइंट क्या है, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। ओके, अब लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय कुछ महत्वपूर्ण और अच्छे कार्य भी किए गए थे। उसी में से एक था सती प्रथा का अंत। 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा राजा राममोहन राय की सहायता से सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। सती प्रथा वही होता है कि किसी महिला का पति अगर मर जाता है तो उसके पति के साथ ही महिला को भी जला दिया जाता था। ओके, कितना दर्दनाक एक तरह से कार्य होता था। तो सती प्रथा का अंत करने का जो श्रेय जाता है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को ही जाता है और उसमें सहायता किया था राजा राम मोहन राय ने। ओके, तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा का अंत किया हुआ था और साथ में एक और कार्य किया था। देखिए, एक नोटेड पॉइंट क्या है, तो अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था लेकिन पूर्णतः सफलता नहीं मिली थी।
और एक और महत्वपूर्ण कार्य की बात कर रहे तो बेंटिंग के समय में ही कर्नल स्लीमैन के सहयोग से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को भी एक तरह से समाप्त कर दिया गया था। ठगी प्रथा का अंत भी इसी के समय में हुआ था। अब बात करें तो 1835 ईस्वी में बेंटिंग के द्वारा एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया गया था जिसका नाम था कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो बेंटिंग के द्वारा 1835 ईस्वी में। इसी के समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। ये क्वेश्चन पूछता है अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? तो बनाने का कार्य किया था वो मैकाले ने किया था। ठीक है, मैकाले। इसी के शासनकाल में किसके? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आगे की बात करें तो मैकाले की अध्यक्षता वाला एक लॉ कमीशन का गठन होता है, यानी विधि आयोग का गठन किया जाता है। लॉ कमीशन, जैसे भारत में भी कई बार किसी मामले पे एक कमीशन का गठन किया जाता है, वैसे ही उस समय भी एक कमीशन का गठन किया गया था। उस कमीशन के द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। वो क्या था? तो कानूनों का कोडीकरण। कोडीकरण का मतलब क्या? तो जैसे अभी क्या 307, ये तो कोड है ना। 307 किसका कोड है? तो किसी के द्वारा किसी की हत्या कर दी जाती है तो उसका कोड क्या होता है? तो 302। वैसे ही किसी का सर फोड़ दिया जाए तो उसका कोड क्या होगा? तो 307, है ना। धारा 307, धारा 302, धारा 301, मतलब ये सब कोडीकरण इसी के समय में करना शुरू किया गया था। किसने? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त करना शुरू कर दिया। पहले भारतीयों को कंपनी के अधीन किसी पद पे नियुक्त किया जाता था तो उत्तरदायी पद पे नियुक्त नहीं किया जाता था, ग्रुप डी टाइप के पद पे एक तरह से नियुक्त कर दिया जाता था, मतलब हार्ड वर्क करने वाले पद पे नियुक्त किया जाता था। लेकिन अब से लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय से अब भारतीयों को भी एक अच्छे खासे पद पे नियुक्त करना शुरू कर दिया गया था। ओके, इसी के समय में कंपनी ने 1833 का एक चार्टर एक्ट के द्वारा यह निश्चित किया गया था कि धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, रंग के भेदभाव के आधार पे कंपनी में व्यक्ति को कार्य करने से नहीं रोका जाएगा। मतलब ये एक एक्ट लाया। पहले गोरा और काला का बड़ा भेद हुआ करता था, उसको रोकने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा एक नियम लाया गया था कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, गोरे काले के नाम पे भेदभाव नहीं किया जाएगा और उसको भी बराबर अधिकार मिलेगा कंपनी में कार्य करने का। ओके, वो कौन सा एक्ट था? तो 1833 का चार्टर एक्ट। इसने शिशु बालिका की हत्या पर, बालिका हत्या यानी जो बालिका हत्या उस पर भी रोक लगवाया था। आज के डेट में भी गवर्नमेंट रोक लगवाई हुई है बालिका हत्या पे। आगे की बात करते हैं तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बाद आता है चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ का कार्यकाल ज्यादा दिन तक नहीं रहा, लेकिन इसके कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, महत्वपूर्ण कार्य हुआ था। ठीक है, वो कार्य क्या था? चार्ल्स मेटकॉफ जो 1835 से 36 तक मात्र 1 साल तक शासक के रूप में कार्य किया था। इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में क्या किया था? तो प्रेस पर से नियंत्रण हटा दिया था। प्रेस पर पे जितने भी नियंत्रण थे वो पूरा हटा दिया था। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। ये क्वेश्चन बनता है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो वो था चार्ल्स मेटकॉफ। उसके बाद गवर्नर जनरल बनता है, वो बनता है लॉर्ड ऑकलैंड। ये सब भारत के गवर्नर जनरल। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बाद जितने भी गवर्नर जनरल आएंगे वो भारत के गवर्नर जनरल होंगे। ओके, तो लॉर्ड ऑकलैंड जो 1836 से लेके 1842 ईस्वी तक शासक बनता है। इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या था? तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। अफगानिस्तान और अंग्रेजों के बीच पहला युद्ध, जिसमें अंग्रेजों की विजय नहीं हुई थी। ठीक है, वहाँ अफगानिस्तान में देखिएगा तो केवल पहाड़ी एरिया है। वहाँ के जो लड़ाके हैं वो पत्थर पहाड़ों में छुप छुप के लड़ते हैं, तो अंग्रेजों को हराना इतना आसान नहीं था। पहली बार ट्राई किया था अंग्रेजों ने, उसके बाद से कभी ट्राई नहीं किया अफगानिस्तान में युद्ध लड़ने की। ठीक है, तो इसी के समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। कब? तो 1839 से लेके 1842 ईस्वी तक 3 सालों तक युद्ध लड़ा गया था। अब बात करें 1839 ईस्वी में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक
एक रोड जाती है जिसका नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। उस ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाने का जो कार्य किया था तो वो था लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा ही जीटी रोड, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं, उसका मरम्मत करवाया गया था। तो पूछता है क्वेश्चन कि जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था, तो वो करवाया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, शेरशाह सूरी ने। अब बात करते हैं लॉर्ड एलिनबरो की। लॉर्ड एलिनबरो जो 1842 से 1844 ईस्वी तक यानी 2 सालों तक शासन करता है गवर्नर जनरल के रूप में। ओके, इसके शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। 2 महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। एक तो दास प्रथा का उन्मूलन हो गया था, इसी के समय में दास प्रथा का अंत हुआ था। दास प्रथा का अंत कैसे हुआ, तो पहले जो अमीर या बड़े बड़े लोग थे वो दासों को अपने यहाँ रखते थे, दासों को रखने की प्रचलन थी। तो जब ये आया तो एक कानून बनाया और उस कानून के तहत ये कह दिया कि उच्च न्यायालय में अब दास के प्रति कोई मुकदमा की सुनवाई नहीं होगी। जब दासों के प्रति मुकदमा की सुनवाई ही नहीं होगी उच्च न्यायालय में, तो दास को रखना अनिवार्य नहीं हो जाएगा, दास भाग जाएगा। तो कैसे जाइएगा अदालत में, अदालत कैसे कहेगा कि हाँ दास मतलब उसको पकड़ के ले जाओ अपने यहाँ रखो, पुलिस को आदेश देगा नहीं कि जाओ उस दास को पकड़ के उसके यहाँ कर दो। तो तब से एक तरह से दास प्रथा का अंत हो गया। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य लॉर्ड एलिनबरो के समय में हुआ था, वो रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई थी, जो 1833 ईस्वी से हुई थी। जो आज के डेट रविवार को स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में हर जगह छुट्टी मनाया जाता है, वो कब से शुरू है, तो 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलिनबरो के समय से है। ठीक है, रविवार की छुट्टी। उसके बाद शासन आता है लॉर्ड हार्डिंग की। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48 ईस्वी तक 4 सालों तक ये गवर्नर के पद पे कार्य करता है। इसके कार्य की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है, जो 1845-46 2 सालों तक लड़ा जाता है। ठीक है, 45-46 में इसमें अंग्रेज विजयी हो जाते हैं और इसके तहत कुछ संधियां हुई थी, जैसे लाहौर की संधि हुई थी। ये सब चीजें हम लोग पहले पढ़ लिए हैं। ओके, इसने नर बलि प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया। नर बलि, बताओ, पहले इंसानों की बलि चढ़ा दी जाती थी है ना, देवी देवताओं के सामने नर बलि, इंसानों की बलि चढ़ा दी जाती थी, उस पर भी रोक लगाया था लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग ने तो नर बलि प्रथा समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है, तो लॉर्ड हार्डिंग को। ये ससुर अपने आप को लॉर्ड कहलाते थे, मतलब भगवान कहलाते थे, है ना। अब बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की। लॉर्ड डलहौजी जो 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक लगभग 8 सालों तक गवर्नर के पद पे कार्य करता है और भारत के इतिहास में सबसे बेकार गवर्नर जनरल की बात करें तो यही था। इसके समय में कुछ अच्छे कार्य भी भारत में किए गए और खराब से खराब भी कार्य भारत में किए गए। ठीक है, तो देख लेते हैं लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या हुआ था, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध तो किसके समय में हुआ था, तो वो हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय में। ठीक है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था, लेकिन द्वितीय आंग्ल सिख जो युद्ध हुआ था वो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था, जो 1848 से 49 ईस्वी तक हुआ था। यानी अंग्रेज और सिखों के बीच जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो इसी के शासनकाल में हुआ था। और उसी युद्ध के बाद पंजाब को पूरी तरह अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ओके, पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो जाता है 29 मार्च 1849 ईस्वी को। ओके, अब बात करते हैं कि जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा जिसका नाम था कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया जाता है इसी के शासनकाल में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध इसी के शासनकाल में हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था वो 1824 से लेकर 26 तक हुआ था और उस समय आंडवू की संधि के द्वारा वो युद्ध समाप्त हो गया था। लेकिन फिर द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध में क्या होता है, तो इस युद्ध में भी अंग्रेज जीत जाते हैं
और 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा और पिगू इनकी संधि होती है और इन दोनों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है। मतलब धीरे धीरे बर्मा पे भी अंग्रेज युद्ध के माध्यम से कंट्रोल करना शुरू कर दिए थे। अब बात करें तो डलहौजी सिक्किम को कैसे हड़पा। हालांकि डलहौजी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैंड, राज्य हड़प नीति के तहत जाना जाता है। मतलब ये बहुत सारे राज्यों को हड़प हड़प के अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था, अंग्रेजी कंपनी के अधीन कर लिया था, इसलिए इसको जाना जाता है। तो देखो सिक्किम को कैसे हड़पा था। सिक्किम को हड़पने के लिए क्या तरीका अपनाया था, तो वहां पे 2 अंग्रेज डॉक्टर रहा करते थे। उन 2 अंग्रेज डॉक्टरों पे दुर्व्यवहार का आरोप लगाया कि इन 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ सिक्किम के लोगों के द्वारा दुर्व्यवहार कर दिया गया है। तो वो आरोप लगा के सिक्किम को एक तरह से अपने अधीन मिला लिया। हद है ना। लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लेता है। ओके, 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की जाती है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की जाती है। इनाम कमीशन की स्थापना क्या था, तो उन जमीनों को चिन्हित करना था जिससे कर प्राप्त नहीं होता है कंपनी को। अब जो व्यक्ति बताता था कि इस जमीन से कंपनी को कर नहीं मिलता है, उसको इनाम दे दिया जाता था और उस जमीन को फिर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। यही था। तो इसका उद्देश्य था भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना। ठीक है। डलहौजी का शासनकाल उसके व्यापक सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप के कारण अधिक याद किया जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप यानी राज्य हड़प नीति, राज्य हड़पने की नीति जो थी लॉर्ड डलहौजी की, उसी के लिए ज्यादा लॉर्ड डलहौजी को याद किया जाता है। इसके तहत देखो बहुत सारे राज्य थे जिसको लॉर्ड डलहौजी ने हड़प लिया, जिसमें से इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए जो राज्य थे उसमें सर्वप्रथम ये क्वेश्चन पूछता है कि राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाए जाने वाले प्रथम राज्य कौन था, तो उसके तहत सतारा आता है। ये क्वेश्चन बना हुआ है। पहली बार डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया जो राज्य था वो था सतारा, जो 1848 ईस्वी में मिला लिया गया था। उसके बाद जैतपुर जो बुंदेलखंड में आता है, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इन सब को राज्य हड़प नीति के तहत ही अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। अब बात करते हैं 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। अवध वर्तमान में यूपी में आता है और यूपी को उस समय अवध के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो अवध पे भी 1856 ईस्वी कुशासन का आरोप लगा के लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही एक तरह से अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है। अब बात करते हैं 18वीं सदी में अवध राज्य का संस्थापक कौन था, तो शहादत खान था। ठीक है। अवध राज्य का संस्थापक 18वीं शताब्दी में शहादत खान था। उसी ने अवध साम्राज्य की नींव रखी थी। अब बात करते हैं शिक्षा संबंधी सुधार की। तो शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी में एक वुड डिस्पैच को लागू किया था। इसके तहत शिक्षा में बहुत सारे सुधार किए गए थे। कुछ अच्छे भी कार्य इसके द्वारा किए गए थे, जिसमें वुड डिस्पैच आ जाता है और भारत में रेलवे का प्रारंभ होना। ठीक है। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी माना जाता है। रेलवे का जनक क्यों माना जाता है, क्योंकि इसी के समय में पहली बार भारत में रेलवे आया हुआ था। ठीक है। जो मुंबई में क्या जगह का नाम है, तो मुंबई से थाने। ठीक है। मुंबई से थाने तक पहली बार 34 किलोमीटर तक रेलवे चलाई गई थी इसी के शासनकाल में। ओके। तो इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, ये डेट याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने तक टोटल 34 किलोमीटर तक प्रथम रेल चलाई गई थी। तो ये भी एक तरह से ख्याति इसी को प्राप्त है। रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को ही माना जाता है। ये क्वेश्चन बनता है कि पहली बार भारत में रेलवे
कब चलाई गई थी? तो 1853 ईस्वी में। डेट नहीं देता है, 16 अप्रैल नहीं देता है, 1853 ईस्वी देता है, लेकिन ये पूछ देता है कि कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो मुंबई से ठाणे तक। और कितने किलोमीटर तक चलाई गई थी, ये भी पूछ बनता है, तो 34 किलोमीटर तक। ये 3 क्वेश्चन इसके बारे में याद रखिएगा। ओके। सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था, और इस एक्ट के तहत भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। डाक टिकट का प्रचलन 1 साल बाद, यानी पहले रेलवे शुरू होता है, उसके बाद डाक भी शुरू हो जाता है। ओके। इसी के समय में 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई थी। तार सेवा, पहली बार बिजली से चलने वाली तार सेवा, ठीक है। संदेश इसके माध्यम से भेजा जाता था, ठीक है, मैसेजिंग व्यवस्था। ओके। तो इसी के समय में 1853 में शुरू हुई थी। तो ये कुछ अच्छे भी कार्य किए गए थे डलहौजी के द्वारा। इसने एक और कार्य क्या किया था, तो इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, यानी गर्मियों की राजधानी शिमला को बना दिया था। ओके। 1853 ईस्वी में ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई थी। इसके शासनकाल में प्रतियोगी परीक्षा भी शुरू हो गया, प्रतियोगी परीक्षा, ठीक है। उसमें भारतीय व्यक्ति भी शामिल हो सकता था, अधिकारी के पद पर नियुक्त हो सकता था। तो ये सब इसके द्वारा किए गए अच्छे कार्य थे, ठीक है। अब बात करते हैं नोटेड पॉइंट की। तो भारत में आईएएस की शुरुआत, एक तरह से सिविल सर्विसेज की शुरुआत तो उसी समय लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही हो गई थी। लेकिन पहली बार सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1853 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है कि भारत का वो प्रथम व्यक्ति कौन था जिन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया था, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर ही थे। 1863 ईस्वी में पहली बार लंदन में, हालांकि एग्जाम हुआ था, भारत में नहीं हुआ था, लंदन में हुआ था, और वहां इन्होंने पहली बार आईएएस की परीक्षा पास की हुई थी। 1922 से क्या होता है, तो 1922 से मतलब ब्रिटेन में, मतलब अंग्रेजों का और भारतीयों का एक साथ यूपीएससी का एग्जाम शुरू होना प्रारंभ हो गया था। पहले अलग अलग होता था, भारतीयों के लिए अलग डेट निर्धारित किया जाता था, अलग तरह से नियुक्ति होती थी, लेकिन सब अब साथ होने लगा। 1922 में इलाहाबाद, भारत में एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। पहले जो भी सिविल परीक्षा का एग्जाम होता था वो लंदन में ही होता था, लेकिन पहली बार 1922 में साथ में, ठीक है, लंदन में भी एक तरफ एग्जाम होता था और भारत के इलाहाबाद शहर में भी एग्जाम शुरू हो गया आईएएस का। ओके। डलहौजी ने नर बलि प्रथा को रोकने का पूरा प्रयास किया था, ठीक है। इसने नर बलि प्रथा को भी रोकने का कार्य किया था। अब बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग की। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग की, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 ईस्वी तक ये गवर्नर जनरल के पद पर कार्य करता है। इसको भी एक ख्याति प्राप्त है। वो ख्याति क्या प्राप्त है, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। और 1857 की महत्वपूर्ण क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी, तो लॉर्ड कैनिंग। ये 3 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं इसके लिए। तो लॉर्ड कैनिंग जो 6 सालों तक शासक रहता है, तो यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय। अब क्या होता है ना कि जैसे ही 1857 की क्रांति होती है तो भारत में पहले कंपनी का शासन हुआ करता था। तो कंपनी का शासन 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार अपने हाथों में ले लेती है। क्यों ले लेती है, तो इतना भयंकर युद्ध हुआ था, पूरे भारत में युद्ध चल रहा था 1857 का। तो ब्रिटिश सरकार को लगा कुछ ना कुछ कंपनी की गलती है जिसके चलते ये इतना बड़ा युद्ध हुआ। उसके बाद कंपनी भारत का अधिकार अपने हाथों में, कंपनी नहीं, ब्रिटिश सरकार भारत का अधिकार अपने हाथों में ले ली और उसके तहत कुछ नए नियम कानून, कुछ नए प्रावधान लाना शुरू कर दिया। और उसी समय जो गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था उसको समाप्त कर दिया और वायसराय का पद का सृजन कर दिया। तो इस तरह
अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। इसी के समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो सन 1857 ईस्वी की ऐतिहासिक विद्रोह। इस विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में चला जाता है। अभी बताया इसके बारे में। अब कैनिंग के समय में 1861 ईस्वी में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया जाता है। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। और 1861 में ही एक तरह से एक और विभाग की स्थापना हुई थी, भारतीय पुरातत्व विभाग। इसी के समय में हुआ था भारतीय पुरातत्व। अब बात करते हैं तो 1800, ये कौन है? तो कैनिंग 1861 के समय उच्च न्यायालय अधिनियम। इसके तहत क्या होता है? तो पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे ही 1773 ईस्वी में एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है और उस एक्ट के द्वारा पहली बार कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है और कुछ सदर न्यायालय की स्थापना की जाती है। तो सारे न्यायालयों को एक तरह से समाप्त कर दिया जाता है और इस अधिनियम के द्वारा 3 उच्च न्यायालय का स्थापना की जाती है, जिसमें कोलकाता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, 3 नए उच्च न्यायालय का निर्माण होता है इस अधिनियम के द्वारा। तो कैनिंग के समय में 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया और जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अब एक नोटेड पॉइंट क्या है? तो वो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बारे में। तो 1866 ईस्वी में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। ओके, यानी कि कई बार क्वेश्चन बनता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो बहुत सारे लोग टिक कर देते हैं 1875 ईस्वी, लेकिन उसकी स्थापना तो 1866 में ही हो गई थी, भले ही वो आगरा में हुआ था। ठीक है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में हो गई थी। उस समय हालांकि वो आगरा में हुआ करता था, 1875 में वो इलाहाबाद में आया। अब बात करते हैं कैनिंग के समय में ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यानी पहले विधवाओं को शादी करने का अधिकार नहीं था, लेकिन कैनिंग के द्वारा ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया और पहली बार ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनके नेतृत्व में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नेतृत्व में 7 दिसंबर और 1856 ईस्वी को पहली बार एक विधवा की शादी कराई गई थी। ठीक है, पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में संपन्न हो गया। ठीक है, पहले विधवाओं को विवाह करने का हक नहीं था, लेकिन पहली बार किसी विधवा का शादी होता है, वो होता है 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को। ठीक है, किसके देखरेख में? तो इन्हीं के देखरेख में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और इन्हीं की देखरेख में ये संपन्न हुआ था। अब बात करते हैं 1857 ईस्वी में कैनिंग के समय में ही महालेखा परीक्षक पद, जिसको आज के डेट में किस नाम से जानते हैं? तो नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, जो आर्टिकल 48 में दिया हुआ है, 148, आर्टिकल 148 में सीएजी का पद के बारे में जिक्र है, जिसको नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक के रूप में जानते हैं। ठीक है, उस पद का भी निर्माण उसी समय हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कहलाया, जो आर्टिकल 148 में इसके बारे में दिया हुआ है सीएजी के रूप में। ठीक है, अब भारत शासन अधिनियम 1858 की बात करते हैं। इसके तहत जो मुगल साम्राज्य हुआ करता था, उसका पद पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। अब मुगल साम्राज्य का अस्तित्व ही भारत से मिट गया। ओके, जो व्यापकगत सिद्धांत था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैंड, यानी कि राज्य हड़प नीति, इस नीति को भी पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। इन्हीं सब के कारण तो 1857 की क्रांति हुई थी। तो धीरे धीरे इसको भी एक तरह से
ब्रिटिश सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया और फाइनली भारत में ब्रिटेन का शासन होने लगा। पहले कंपनी का शासन हुआ करता था भारत में, लेकिन 1858 के अधिनियम के बाद पूरा कंट्रोल ब्रिटिश सरकार के अंदर चला गया। भारत पे अब किसका कंट्रोल था? ब्रिटेन सरकार का। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग का नेक्स्ट क्लास यहाँ से शुरू होगा लॉर्ड एल्गिन से। ठीक है, ये अगला क्लास होगा, यहाँ से हम लोगों को पढ़ा जाएगा और फाइनली आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, थैंक यू।